चलो भैया, आज का अपना टॉपिक है क्रेन सेफ्टी। क्या है बोलिए मेरे साथ? क्रेन सेफ्टी। कितनी टाइप की क्रेन होती है जरा बताएगा मेरे को कोई? कितनी टाइप की क्रेन होती है बोलिए? 1 2 3 4 5 कितना बोलिए? क्रेन लगभग 100 तरीके की क्रेन है इंडिया के अंदर। कितनी कितनी? कहाँ पे है भैया? हमारी साइड पे कितनी क्रेन है बताइए? हमारी साइड पे एक रोलर क्रेन है, हाइड्रा क्रेन है, टेलीस्कोपिक क्रेन है, मोबाइल क्रेन है, और कौन कौन सी है? गेंट्री है। गेंट्री के बाद भी कई गेंट्री में भी कितनी सारी गेंट्रीज हैं, एक बड़ी गेंट्री, एक छोटी गेंट्री, उसके बाद वहाँ देखेंगे तो एक और हाइब्रिज गेंट्री है ना। तो बहुत सारी क्रेन्स हैं, अगर देखा जाए तो कम से कम 100 तरीके की क्रेन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और 100 तरीके के ही इनके इक्विपमेंट हैं। क्या है इक्विपमेंट? मतलब जिनसे क्रेन को चलाया जाएगा। जैसे क्रेन की लिफ्टिंग डिवाइसेस हैं, शैकल्स हैं, अपना स्लिंग्स हैं, कितनी कितनी टाइप की शैकल्स हैं, कितनी टाइप के मास्टर रिंग्स हैं, है ना, और कितनी टाइप के लिफ्टर बीम है ना। ये सारी की सारी क्या हैं? क्रेन की एसेसरी हैं। जैसा लोड होगा वैसा उसकी एसेसरी होगी। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है अपना क्या है? क्रेन सेफ्टी। तो हमने जैसे बोला क्रेन कितनी टाइप की होती है? लगभग 100 टाइप की क्रेन है, और 100 टाइप के ही उनके इक्विपमेंट भी हैं। चल भाई, हाँ, तो क्रेन क्या है? क्रेन क्या है? अगर इनकी बात मानेंगे तो क्रेन जो है एक बहुत बड़ी मशीन है जो क्या करती है, चीज़ों को लिफ्ट करने में, उठाने में, लोअर करने में हेल्प करती है। उसके साथ उसके अंदर एक बड़ा सा हाथ होता है जिसको हम बूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूम क्या करता है? माल को इधर से उधर उठाने में हेल्प करता है, जो कि कैरी करता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। तो वो है क्रेन। क्यों क्रेन की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है? क्रेन की सेफ्टी, अभी रिसेंट एक एक्सीडेंट हुआ है सूरत में, आपने देखा होगा, पूरे इंडिया ने देखा है। उसके बाद क्रेन जो है एक बहुत बड़ा डेंजर है। अगर इसको सही तरीके से यूज़ ना किया जाए तो कभी भी क्रेन कोलैप्स हो सकती है, गिर सकती है, कभी किसी पावर लाइन को हिट कर सकती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी कभी क्रेन के साथ या क्रेन के आसपास में काम कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखें। किस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग? सेफ्टी का। उसके बाद मेजर जो कोज हैं एक्सीडेंट के वो क्या क्या है? सबसे पहला कोज है कि इलेक्ट्रिकल का जो लाइन है वो टच हो सकता है। अभी हम जहाँ पे कहीं काम कर रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल को हमारा लोड या हमारी क्रेन की जो स्लिंग है वो या वायर रोप है वो कहीं भी टच कर सकता है। अगर टच करेगा तो क्या होगा? करंट आएगा। करंट किसको लगेगा? मशीन के थ्रू जो ऑपरेटर है वो, जो रीगर है वो, जो आसपास में काम कर रहे हैं वो। अगर हैवी वोल्टेज का करंट है तो पूरे एरिया में भी फैल जाएगा। उसके बाद में टिपिंग ओवर। टिपिंग ओवर का मतलब क्रेन का लुढ़क जाना, गिर जाना। ये कब होता है? जब जमीन अनबैलेंस्ड हो, स्टेबल ना हो कंडीशन। ऐसे केस में क्रेन अगर हैवी लोड कैरी कर रही है तो भी क्रेन टॉपल हो जाती है, क्रेन गिर जाती है। फॉलिंग थिंग्स। फॉलिंग थिंग्स का मतलब क्या है? क्रेन ने कोई लोड पकड़ लिया है, वो छूट गया। किस वजह से छूट सकता है वो? क्रेन का वायर रोप टूट गया हो, या लोड ही अच्छी तरीके से बांधा नहीं था, एक बार झटका मारा फिर वो क्रेन को भी लेके गिर गया। क्रेन का कोई पार्ट टूट गया है। क्रेन के पार्ट भी टूट जाते हैं ना, जैसे अभी जो रिसेंट एक्सीडेंट हुआ उसमें बूम टूट गया था, आपने सबने वीडियो देखी होगी ना, उसमें बूम टूट गया था क्रेन का, तो वो एक पार्ट का हो सकता है। उसके बाद रोप जो है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है कि वायर रोप ही टूट गया। कई बार पुराना वायर रोप होता है, स्लिंग होती है, हम लोग उसमें काम करते हैं, वो टूट जाता है एकदम से। चेयर और मंगाइए भाई। तो ये कुछ कारण हैं जो कि एक एक्सीडेंट को, दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद पुअर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? आप जिस भी चीज़ के साथ, जिस भी क्रेन के साथ, जिस भी इक्विपमेंट के साथ काम कर रहे हैं उसको आप ढंग से देखें, डेली की डेली चेक करें। एक चेक होता है फिजिकल चेक, आपने खुद देख लिया अपनी आंखों से और पता लग गया कि हाँ भाई क्रेन सेफ है, ये फिजिकल चेक कर लिया। बाकी चीज़ें एक रिकॉर्डेड होती है, चेकलिस्ट बनाते हैं हम लोग, उससे चेक करते हैं कि सर ये चीज़ हमने चेक करी थी, आज की डेट में ये सारी चीज़ें हमारी ओके पाई गई हैं। उसके बाद इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट। जैसे इम्प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट क्या होता है? स्लिंग की जो कैपेसिटी है 5 टन है और हम लोग उठाने हैं 10 टन, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करोगे। अब हर एक आदमी की एक कैपेसिटी है ना, कोई भी चीज़ की कैपेसिटी है। कोई आदमी ड्रिंक कर रहा है, 2 पैक की कैपेसिटी होती है किसी की 4 की होती है, किसी की 6 की होती है, किसी की 1 बोतल की भी होती है ना। ऐसे ही क्रेन की भी कैपेसिटी है। दारू का मैं जानबूझ के अंदाज़ा दे रहा हूँ क्योंकि सब लोग पीने खाने वाले हैं, इसलिए बता रहा हूँ, सबको समझ में आएगी चीज़ें। उसके बाद में
ऑब्स्टेकल या नियर बाई हजार्ड। ऑब्स्टेकल क्या होता है? अवरोध, रुकावट किसी भी तरीके की। ऐसा बोला गया है कि अगर क्रेन का कोई लोड अगर आप उठा रहे हो और एक नेल जो होती है ना, कील देखिए ना, कील जो बड़ी कील होती है, हम ठोकते हैं पतासे वाली कील, ऐसी अगर कील है और आपका जो लोड है वो उसके अंदर फंस गया है उठाते हुए, तो वो भी ऐसा जर्क मार सकता है कि क्रेन कोलैप्स हो सकती है। क्या हो सकती है? क्रेन कोलैप्स का मतलब क्रेन गिर सकती है, सिर्फ एक कील की वजह से। और हमारी साइड पे क्या है? इधर सरिया पड़ा है, इधर मशीन है, उधर कोई और इक्विपमेंट है। हमारा लोड कहीं भी अगर फंसेगा तो क्या हो सकता है भैया? हमको लगेगा छोटा सा, अरे क्या है ये तो इतना सा है, 2 टन तो सरिया पड़ा है, वो खींच दो आराम से निकल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा अगर काम करेंगे तो कांड हो सकता है भैया। आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई पेड़ है, कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ऐसी चीज़ से हमको खतरा हो सकता है। कई बार तो ऐसा भी हो गया कि हाई टावर की क्रेन है, ऊंची क्रेन है, उसके ऊपर हवाई जहाज आके टच हो गया है, ऐसा भी हुआ है। इसके लिए क्रेन के अंदर एविएशन लाइट लगाते हैं ऊपर। आपने देखा होगा जो भी क्रेन के ऊपर लाइट जलती हुई मिलती है ना, वो लाइट हमेशा जलती रहती है, बंद होती रहती है। क्यों ऐसा होता है? हाँ, ब्लिंक करती रहती है ताकि दिखे। जो भी ऊंची जो बिल्डिंग रहती है ना, ऊंची बिल्डिंग रहती है, उस पर लाइट स्टेबल रहती है, क्योंकि उसको पता है बिल्डिंग आज यहाँ खड़ी है, अगले 100 साल तक यहीं खड़ी रहेगी, तो उसकी लाइट ऐसे ही रहेगी, ऑन रहेगी। लेकिन हमारी जो लाइट है वो ऐसे ऐसे करती रहती है, क्योंकि हमारी क्रेन आज यहाँ पे है, कल 100 मीटर आगे चली जाएगी, परसों 1 किलोमीटर आगे चली जाएगी। ऐसा हो सकता है, या 10 किलोमीटर भी आगे चली जाए, जहाँ पे हमको काम मिलेगा वहाँ हम लोग चले जाएंगे। इसके लिए हमारी जो लाइट है वो कैसे करती रहती है? जलती रहती है, बंद होती रहती है। क्रेन के एक्सीडेंट के रेशियो देखो, मतलब कौन कौन सी क्रेन के साथ एक्सीडेंट हो सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन के आज तक जो एक्सीडेंट देखे गए हैं वो बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, 7182 एक्सीडेंट सिर्फ मोबाइल क्रेन के हुए हैं। ब्रिज गेंट्री ओवरहेड क्रेन जो होती है उसके सिर्फ 85 एक्सीडेंट हुए हैं। तो कौन सी ज़्यादा खतरनाक है? और हम कौन सी चलाते हैं? तो हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना, इसके लिए हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल क्रेन के अंदर एक्सीडेंट का खतरा कम होता है, ज़्यादा होता है? ज़्यादा होता है। तो हल्के में नहीं लेना भाई, भारी में लेना है इसको भाई। अगर कोई एक्सीडेंट साइट के ऊपर हो जाता है तो उसमें 2 तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जिस भी आदमी को चोट लगेगी तो मेडिकल का खर्चा होगा, किसी आदमी को चोट लगी है तो 1 महीने के लिए छुट्टी जाएगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी। इंक्रीज इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर एक्सीडेंट होता है किसी साइट पे और बार बार इंसिडेंट होता है तो इंश्योरेंस वाले कहते हैं तुम्हारी तो साइट ही खराब है, तुम एक काम करो, तुमको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं हम लोग। जैकी चैन, सबने देखा है जैकी चैन? उसकी मूवी देखी है? चाइना का एक हीरो है, वो खुद स्टंट करता है अपने, तो अपने स्टंट जब खुद करता है ना तो उसका कभी पैर टूट जाता है, कभी हाथ टूट जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज ने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? ब्लैक लिस्ट कर दिया कि साला रोज ही टूटता फूटता रहता है, ये तो इसका क्या करेंगे। और जानबूझ के टूटता है वो, भाई अनसेफ एक्ट कर रहा है ना, वो स्टंट खुद कर रहा है तो अनसेफ एक्ट हुआ ना एक तरीके से, टूटता फूटता है तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उसको ब्लैक लिस्ट कर देती है अगर कहीं पर ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है भाई? पेपर वर्क बढ़ जाएगा। जैसे अभी हम कभी चेकलिस्ट बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी कंपिटेंसी बना रहे हैं, कभी कुछ कर, पेपर वर्क बढ़ जाता है, प्रोजेक्ट डिले होता है भाई। अभी जो जहाँ पे जो क्रेन गिरी है वो अभी तक उसकी ऐसी की ऐसे गिरी हुई है, रोड भी बंदी है, वो उठी नहीं है अभी तक, क्योंकि प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। एक काम जो 1 महीने में होने वाला था वो 2-3 महीने तक चला जाता है। प्रोडक्शन लॉस होता है, ओवर टाइम देना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट होती है। भाई इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो बाहर से बुलाना पड़ेगा ना किसी को, भाई आप आइए हमारे साइड देखिए, भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, कैसे कैसे दिक्कत हुई उसको बताना पड़ेगा। इंक्रीज्ड वर्क कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब जो आदमी जो चले गए हैं, जो मर गए हैं, उनको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा ना। तो एक आदमी की जो एवरेज कॉस्ट आती है वो 20 से 25 लाख आती है कंपनसेशन की, तो वो भी कंपनी भरेगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू वर्कर और एम्प्लॉय का टर्नओवर, क्योंकि एम्प्लॉय किसी में एक्सीडेंट होगा तो एम्प्लॉय छोड़ के भागेंगे, नए एम्प्लॉय भर्ती करेंगे तो भी जो पहले चला गया उसकी सैलरी से ज़्यादा ही आदमी लेके आना पड़ेगा, कम में तो कोई मिलेगा नहीं। लीगल फीस, वकील को खिलाना पड़ेगा, पुलिस को देना पड़ेगा, ये सब के सब आपके जो कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। उसके बाद पेनल्टी आती है हमको गवर्नमेंट की तरफ से, BOCW एक्ट की वजह से गवर्नमेंट जो एजेंसी है वो हमको पेनल्टी करती है, भाई तुम्हारे साइड पे एक्सीडेंट क्यों हुआ। उसके बाद लॉस ऑफ गुडविल, आपकी जो गुडविल होती है, आपकी छवि खराब हो जाती है, यार एक कंपनी ना अच्छी नहीं है,
जैसे अभी जिस कंपनी के साथ खराब हुआ है उसका कंपनी का नाम खराब हुआ है, सब लोग बोल रहे हैं कि नई कंपनी थी, छोटा कॉन्ट्रैक्टर था तो ये हो गया, तो गुडविल एक खराब होती है, नाम खराब होता है, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है कुछ अगर एक्सीडेंट होता है तो। उसके बाद ये इंस्पेक्शन होते हैं। इंस्पेक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के इंस्पेक्शन। पहला होता है फर्स्ट पार्टी, दूसरा सेकंड पार्टी, तीसरा थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी कौन है भाई? फर्स्ट पार्टी है OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जिसकी क्रेन है, जिसकी एस्कॉर्ट की है तो एस्कॉर्ट वाला बन गया, दूसरा कोई है कॉन्ट्रैक्टर तो दूसरा वाला बन गया। सेकंड पार्टी कौन है? सेकंड पार्टी है हम जो उसको यूज़ कर रहे हैं। कौन है? हम जो उसको यूज़ कर रहे हैं। तो पहला जो इंस्पेक्शन करेगा वो फर्स्ट पार्टी करेगा। OEM आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि भाई मैंने ये क्रेन आपको बेच दी है, क्रेन एकदम ओके है, रेडी टू यूज़ है, और सर्टिफाइड करके देता है कि सर्टिफाइड है, सेफ टू यूज़ है। सेकंड पार्टी हम अपना खुद एक लेटर हेड छापते हैं कि हमने खुद अपनी क्रेन चेक कर ली है और हमारी क्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी क्रेन बिल्कुल सेफ है। थर्ड पार्टी कौन है? जिसको हम पैसे दे के बुलाते हैं, जो ना हमारी होती है ना क्लाइंट की होती है, वो बाहर का आदमी होता है। देखो ये मेरा दोस्त है, क्या नाम आपका? अमित है। मैं बोलता हूँ अमित यार मेरी क्रेन है, थोड़ा सा दिक्कत है इसके अंदर, देख लियो ना यार। तो ये क्या करेंगे अमित भाई? मेरी गुडविल पे साइन कर देंगे, ठीक है सर हो गया आपका काम। थर्ड पार्टी वाला जो हम उसको जानते ही नहीं है, थर्ड पार्टी वाले के साथ सेटिंग हो नहीं पाती है, इसके लिए क्लाइंट क्या करता है? थर्ड पार्टी को बोलता है भाई आप थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराओ। थर्ड पार्टी आती है, इंस्पेक्शन करती है, ओरिजिनल रिपोर्ट बनाती है, ओरिजिनल रिपोर्ट बना के हमको देती है कि सर ये इसके अंदर डाउट है, ये अंदर इसके अंदर फैक्ट मिले हैं, इसके आप ठीक करा लीजिए, हम आपको दोबारा से सर्टिफिकेशन इशू कर देंगे। समझ गए? कितने टाइप के इंस्पेक्शन है भाई? फर्स्ट पार्टी कौन है? OEM जिसकी क्रेन है। सेकंड पार्टी कौन है? हम जो यूज़ कर रहा है, यूज़र। और थर्ड पार्टी कौन है? जिसको हम जानते नहीं है, ना क्लाइंट जानता है, वो थर्ड पार्टी है, वो निष्पक्ष काम करेगी वो। तो 2 तरीके की 3 तरीके की अपनी पार्टी हो गई। उसके बाद बेनिफिट क्या है भाई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के? क्यों हम लोग थर्ड पार्टी कराते हैं? सबसे पहला बेनिफिट है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट लो हो जाती है। चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, हमसे कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ हमको खराबी मिली लेकिन हमने छुपा ली, चल यार कोई बात नहीं, काम बंद हो जाएगा यार कंपनी का, मत करने दो यार। वो आके देखेगा, बता के जाएगा हमको कि यार ये दिक्कत है, आप ठीक करा लो इसको। इंश्योरेंस की कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि ख़राब नहीं होगी चीज़, तो इंश्योरेंस की कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा? मालिक का बढ़ेगा। जो क्रेन का मालिक है वो, साइट के जो लोग हैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि भाई साइट के ऊपर काम चल रहा है। ऑपरेटर जो है उसको भी कॉन्फिडेंस फील आएगा, यार इतने सारे चेक हो गए, अब तो क्रेन ठीक ही होगी ना। मैंने भी कई बार ऐसा देखा है भाई, मेरी क्रेन में दिक्कत थी लेकिन उसने देखा है तो ठीक ही है क्रेन, मतलब कोई दिक्कत है नहीं, जो दिक्कत थी वो ठीक करवा दी गई है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। आपको थर्ड पार्टी मिलता है, आप शीशे पर चिपकाते हो ना, शीशे पर नहीं चिपकाना है, साइड में रखना है जहाँ लोहा हो। शीशे पे चिपकाओगे तो आपकी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्या होगा? आप देख नहीं पाओगे उस जगह से जहाँ पे आपने शीशे पे चिपका रखे, कंपिटेंसी, TPI सर्टिफिकेट, ऐसे चिपकाना नहीं है शीशे पे, नीचे लगाओ कहीं भी। फेडरल मतलब गवर्नमेंट की जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है और जो GC GMRC वाले हैं वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्रेडेंशियल्स कौन कौन से हैं? जो साइट पे जो काम कर रहे हैं वो उनके लिए ज़रूरी है, और जो इंश्योरेंस करते हैं वो, और ट्रेनिंग, इसके अंदर आपको ट्रेनिंग भी हो जाती है। थर्ड पार्टी वाला बंदा आता है, आप ऑपरेटर हो, आप साइट स्टाफ हो, P&M से हो, या आप सेफ्टी से हो, अगर आपके सामने कोई थर्ड पार्टी जांच कर रहा है किसी चीज़ की, हम लोगों के सामने कर रहा है तो हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा ना। भाई उसने 20 चीज़ चेक करी, हमको कम से कम 5 चीज़ तो याद रहेगी ना, कब क्या चेक करना है, बोलो हाँ कि ना। तो हमको फ़ायदा मिलता है। अगर जब भी कोई TPI वाला आता है तो हमको उसके साथ खड़े रहना चाहिए, भाई TPI कर रहे हो, मेरे को भी बताओ आपने क्या क्या चेक किया। कई बार ऐसा होता है वो चेक नहीं करता है, उसको बोलो सर इसमें गड़बड़ है, ये भी चेक करो, उसको डालो। अगर वो डालेगा तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। आप बोलते हो ना कई बार, सर मेरा होस्ट में आवाज़ आ रही है टक 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 की, कंपनी कम सुनती है, लेकिन थर्ड पार्टी वाला अगर लिख के चला जाएगा उसी बात को, सर ये चीज़ इसमें है, तो वो उसका इलाज कराना पड़ेगा तुरंत उसको, तो उसका फ़ायदा है। तो जो ऑपरेटर है उसको भी इसका बेनिफिट मिलता है। अब ये एक क्रेन की पिक्चर लगा रखी है, इसमें ये पॉइंट्स हैं कुछ, ये बता पाओगे आप क्या क्या चीज़ें हैं? ये क्या है 3 नंबर पे, ये क्या है 9 नंबर पे, 5 नंबर पे, 7 नंबर, वेरी गुड, ये 4 नंबर, हाँ 1 नंबर फ्रंट शील्ड, शीशा, आगे का शीशा। 6 नंबर, बहुत बढ़िया। 11 नंबर, हाँ उसके बाद में 2 नंबर, 10 नंबर। अगर ऐसी कोई चेकलिस्ट आपको दी जाए तो आप अच्छे से पहचानेंगे ना, बोलो। एक चेकलिस्ट ऐसी दी गई हो जिसके अंदर खाली ABCD लिखा हुआ है
और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या आपकी पढ़ाई ही पूरी नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो फिर कैसे होगा भाई? तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। इसके लिए हम जो चेकलिस्ट देते हैं वो ऐसी चेकलिस्ट दे रहे हैं कि आपको समझ में आए कि कौन कौन सी पार्ट आप चेक कर रहे हो। किसी पार्ट में आपको गड़बड़ी लगे तुरंत बोलो सर ये पार्ट इसमें दिक्कत है नहीं हमारा पार्ट ये। या फिर हो सकता है क्रेन ही दूसरे टाइप की हो, वो पार्ट इसके अंदर हो ही ना। अब हमारे पास ये एक क्रेन है, बताओ 11 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे क्या है, 9 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हर एक का नंबर देख के आप पहचान जाओगे। नहीं पहचानोगे तो भी 2-3 बार करोगे तो फिर पहचान जाओगे। पहचानोगे नहीं पहचानोगे, क्योंकि ये पिक्टोरियल व्यू में है। किस में है? इसके साथ में हिंदी में भी दे दी जाए, अंग्रेजी में भी दे दी जाए तो पढ़ना आसान होगा कि नहीं होगा? हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। जिसको हिंदी समझ में आए वो हिंदी ले लो भैया, जिसको अंग्रेजी समझ में आए वो अंग्रेजी से पढ़ लो और उसको टिक करते चले जाओ और बता दो सर ये हमने इंस्पेक्शन अपना कर लिया है। अगर साइट पे कोई एक्सीडेंट होता है तो कौन कौन आदमी रिस्क में रहता है? बताइए कौन कौन आदमी रिस्क में रहता है? पहले ऑपरेटर, दूसरा जो पर्सन साइट के आसपास में काम कर रहे हैं ना, 2 नहीं और भी ज़्यादा लोग रहते हैं। कौन कौन रहते हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला क्रेन ऑपरेटर, क्यों? क्योंकि वो साइट की चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, लोड को इधर से उधर लिफ्ट कर रहा है। उसके बाद में जो वर्कर जो क्रेन के साथ में है, जैसे रीगर हो गया आपका, रीगर के साथ 2 हेल्पर हो गए, वो आपके रिस्क में हैं। उसके बाद जो पीपल जो ग्राउंड पे हैं, जो खड़े हैं खाली तमाशा देख रहे हैं लोग बाग, अरे हाँ यार अब मस्त एकदम क्रेन उठ रही है। हमारे यहाँ तो कोई जेसीबी भी चला रहा होगा ना तो आदमी देखने पहुंच जाए, अरे क्या कर रहा है, कौन सा खजाना निकल रहा है हमें ना। 20-30 लोग ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हो तो दूर रहना है इस चीज़ों से। आसपास के लोग जो जा रहे हैं आ रहे हैं बाइक लेके, वो रील बनाएंगे अपनी, इंस्टाग्राम पे डालेंगे है ना, या यूट्यूब पे डालेंगे। ऐसे रील बनाते हैं ना, वो भी नहीं करना है भाई, वो लोग भी खतरे में हैं अगर कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी चल रही है तो। उसके बाद रेस्क्यू एंड इमरजेंसी वर्कर, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या वहाँ पे इमरजेंसी वाले और रेस्क्यू वाले बंदे खड़े हुए हैं तो वो भी रिस्क के अंदर हैं, उनको भी चोट लग सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात? एग्री कर रहे हैं सब लोग? ये लोग रिस्क में है कि नहीं है? उसके बाद में डेफिनेशंस है कुछ क्रेन की। क्रेन की डेफिनेशन है, क्रेन एक बहुत बड़ी मशीन है जो लिफ्ट करती है चीज़ों को और आसानी से ऊपर और नीचे लेके जा सकती है और मूव भी कर सकती है, चल भी सकती है। मोबाइल जो क्रेन होती है वो आगे पीछे दाएं बाएं भी हो सकती है, कई किलोमीटर भी जा सकती है। होइस्ट क्या होता है भाई? होइस्ट एक ऐसा क्रेन का पार्ट है जो चीज़ों को लिफ्ट करने में हेल्प करता है, चीज़ों को ऊपर और नीचे उठाने में मदद करेगा वो। और ये बहुत पावरफुल पुली सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? पुली सिस्टम है। तो पुली जैसे कुएं के अंदर पुली होती थी ना, वो 1 बाल्टी पानी निकालती थी। अभी आज की डेट में वही पुली के ऊपर आप बहुत सारे वो लगा दो, बहुत सारे फोल्स लगा दो, जितने फोल लगाओगे उसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद बूम, बूम क्या है? हाथ की तरह काम करता है, माल को उठाया इधर से उधर, दायां बायां, ऊपर नीचे, लेके जहाँ जाना है वो लेके चला गया। ब्रेक, ब्रेक क्या काम करते हैं भाई? आपकी गति को धीमा कर देते हैं, गति को धीमा कर देते हैं, एक्सीडेंट को होने से रोकते हैं, आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक एक सेट है जो व्हील का और पुली का है, पुली सिस्टम का। जो ब्लॉक आपने देखा है हर एक क्रेन के अंदर रहता है, बहुत सारी पुलीज का एक सेट रहता है, उसके अंदर से पूरी की पूरी वायर रोप्स ट्रेवल करती रहती है। तो ये कुछ उसकी डेफिनेशंस है। जिप जो है वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है। क्रोलर के अंदर आपने देखा हुआ है, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। जिप जो होता है वो एक बूम का ही एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये जिप है, ये क्या है? एक्स्ट्रा बूम लगा दिया, कई सारी क्रेन्स में होता है, कईयों में निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये देखिए ये क्रेन के पार्ट दिए हुए हैं। अगर ऐसी भी चेकलिस्ट होगी तो आप लोग समझ जाओगे ना, अगर ऐसी चेकलिस्ट होगी दिख जाएगी ना भाई ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, वो कौन सा पार्ट है, सब आपको पता लग जाएगा। तो आपको जानकारी के लिए ये चीज़ें पता होनी जरूरी है। उसके बाद ये देखिए जैसे मोबाइल क्रेन के कंपोनेंट हैं, पहले हमने खाली 1, 2, 3, 10, 12 तक नंबर दे रखे थे, लेकिन अभी क्या है? अभी लिख रखा है नीचे आउटरिगर, आउटरिगर का जो पैड लगाते हैं वो कैरियर जो क्रेन को आगे पीछे ले जाने में काम करेगा। बूम होइस्ट, ऑपरेटर कैबिन, उसके बाद में लोड ब्लॉक, मेन लोड की लाइन, मेन बूम टिप शीव्स, मेन बूम हेड, उसके बाद टेलीस्कोपिक सेक्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टेलीस्कोपिक सेक्शन। ये कैसे होता है? टेलीस्कोपिक दूरबीन की तरह एक दूसरे के अंदर फंस जाता है और एक दूसरे के अंदर बाहर निकलता है, हाइड्रोलिक से ऑपरेट होता है। उसके बाद बेस या मेन सेक्शन ऑफ बूम और बूम हाई पिन और काउंटर वेट, ये सारे के सारे क्या हैं? क्रेन के पार्ट्स हैं। अगर आपको ऐसे भी दिखाया जाएगा या 1, 2, 3 से समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे ना क्या क्या देखना है, आपने क्या क्या चीज़ें चेक करी हैं, इनको देखना है और टिक कर देना है कि सर ये चीज़ें हमने चेक कर ली हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी कंडीशन में हमको मिली हैं। उसके बाद ये देखेंगे आप, ये भी क्रेन के पार्ट्स हैं
नीचे लोअर वॉकिंग बॉडी जो चलती है, क्या बोलते हैं, ये अलग अलग ही आती हैं दोनों, जब आती हैं कंपनी से, OEM से आती हैं, तो ये नीचे वाला हिस्सा अलग आता है, ऊपर के सारे हिस्से अलग अलग आते हैं। अपर रिवॉल्विंग बॉडी, रिवॉल्विंग क्या होती है, जो घूम जाए, रिवॉल्वर होती है ना रिवॉल्वर क्या करती है, घूमती है, इसलिए उसको रिवॉल्वर बोला जाता है। उसके बाद लोअर बूम, ये जो सबसे नीचे वाला बूम होगा, मेन हुक, मेन कोयल वायर रोप, अपर बूम, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता है ना। लेकिन ये चेकलिस्ट अगर ऐसी रहेगी तो कोई भी आदमी समझ के बता देगा कि हाँ सर इसमें इस चीज़ में इस पार्ट में दिक्कत है। अगर मान लो आज आप साइट पे ज्वाइन किए हो, 5-10 दिन या 20 दिन या 1 महीने 2 महीने पुराने हो, नहीं पता है तो इससे पता लग जाएगा। ऐसे ये है, अलग अलग क्रेन है, क्रेन काम सेम ही करेगी, लेकिन क्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके नाम बदल जाएंगे, उनके नाम चेंज हो जाएंगे। तो ये मेन टाइप्स की कुछ क्रेन है। मोबाइल क्रेन, उसमें सारी की सारी मोबाइल क्रेन वाली आ गई। उसके बाद गेंट्री, गेंट्री वाली आ गई जो ट्रैक पे चलेगी और ऊपर की होगी। उसके बाद टावर क्रेन जो एक जगह पे खड़ी रहती है और माम को घूमती रहती है। जो बड़ी बिल्डिंग्स जो होती है, हाई राइज बिल्डिंग, उनके अंदर इसका काम आता है। तो मोबाइल क्रेन एक ऐसी मोबाइल क्रेन है जो मूव कर सकती है आगे पीछे व्हील्स के ऊपर या फिर ट्रैक के ऊपर। किसके ऊपर, व्हील्स के ऊपर या फिर ट्रैक के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा सा आर्म लेते हैं, इसका हाथ जिसको हम लोग बोलते हैं बूम, उस बूम से ये हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकती है, लोअर कर सकती है। क्योंकि ये चल सकती है और अलग अलग जगह पे जा सकती है, इसलिए ये कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमारी साइट पे भी करते हैं ना हम लोग, इसलिए ये कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसीलिए इस थिंग्स को और चीज़ों को उठाने में और आसपास लेके जाने में मदद करती है। क्रेन, टावर क्रेन, टावर क्रेन जो है बहुत लंबी क्रेन एक होती है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के आसपास में लगी होती है, या बड़ी स्काई स्क्रैपर क्या होते हैं जो आसमान को चूमने वाली बिल्डिंग रहती हैं, उसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर। ये फिक्स होती हैं ग्राउंड के साथ और बिल्डिंग के साथ में, और ये बहुत ज़्यादा हाइट जा सकती हैं और बहुत ज़्यादा दूरी का माल उठा सकती हैं। अब इनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। जो हमारी मोबाइल क्रेन होती है 500 टन, 1200 टन की क्रेनें हैं, उससे भी बड़ी बड़ी आजकल आ रही है, लेकिन इनकी कैपेसिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि एक ही जगह पे स्टेबल रहेगी, एक ही जगह पे स्टेबल रहेगी। फ्लोर्स की हाइट बढ़ती चली जाएगी, इसकी कैपेसिटी कम होती चली जाएगी, है ना। तो ग्रेविटी बढ़ेगी ना, उसके हिसाब से इसकी कम हो जाएगी। गेंट्री क्रेन, गेंट्री क्रेन जो एक ब्रिज की तरह दिखती है, किसकी तरह दिखती है, एक पुल की तरह दिखती है। ये व्हील के ऊपर भी चल सकती है और ट्रैक के ऊपर भी चल सकती है। किसके ऊपर चल सकती है, व्हील और ट्रैक दोनों। आजकल टायर वाली भी आ रही हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेडल कैरियर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेडल कैरियर। हमारे जय कुमार के पास खुद का स्ट्रेडल कैरियर है बहुत सारे, जो खुद यूगोडर तक को उठा लेते हैं। इतनी हैवी कैपेसिटी के टायर क्रेन है हमारे पास। वो स्ट्रेडल कैरियर गेंट्री की तरह दिखेगा, लोड को उठाएगा और आगे पीछे चला जाएगा। ऐसी जो क्रेन है आपने फिल्मों में देखी होगी, शिपयार्ड जो होती है ना, शिपयार्ड जो समुद्री जो एरिया होते हैं, उन वहाँ पे कंटेनर उठाने का काम करती हैं, लेके जाती रहती है। छोटी टाइप की वो क्रेन होती है, लेकिन वो ऐसी क्रेन होती है गेंट्री क्रेन जो कि टायर माउंटेड होती है। हमारे यहाँ कौन सी है, ट्रैक माउंटेड, जो कि जैसे ट्रेन का जो ट्रैक होता है उसके ऊपर चलती है। तो ग्राउंड पे भी चल सकती हैं। इसके अंदर भी सेम होता है, होस्ट होता है, पुली का सिस्टम होता है। और जो गेंट्री क्रेन जो होती है शिपयार्ड में या फैक्ट्री में या ऐसी जगह पे जहाँ पे एक ही टाइप का लोड उठाना है, जिसकी कैपेसिटी एक ही है, जैसे हमारा सेगमेंट है, एक सेगमेंट 3 टन का है तो आराम से उठा के ले जा सकती है। 2-3 सेगमेंट बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी कैपेसिटी हमने उसके हिसाब से रखी है, लेकिन उसका माल फिक्स है कि इतना ही उठाना है। लेकिन अगर आप मोबाइल क्रेन की बात करेंगे 500 टन की, 1200 टन की, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती घटती चली जाएगी लोड के हिसाब से। हमारे पास सबसे छोटी क्रेन कौन सी है कम लोड कैपेसिटी की, सबसे छोटी, सबसे कम कैपेसिटी क्रेन कौन सी है, हाइड्रा। उसमें कितनी कैपेसिटी रहती है, 14 टन, 20 टन, 23 टन, 25 टन। उसके बाद बढ़ते हैं 60 टन, 100 टन, उसके बाद बड़ी क्रेन। ऐसे ही गेंट्री होती है, गेंट्री भी ऐसी होती है, 1 टन से शुरू होती है और 100 टन तक आ जाती है इसके अंदर। वो डिपेंड करती है कितना आप हैवी माल ले रहे हो उसके ऊपर। उसके बाद में क्रॉलर क्रेन हो गया, ओवरहेड क्रेन हो गया जो ब्रिज की तरह चलती है। फ्लोटिंग क्रेन कौन सी होती है, जो तैरती है। क्या होती है, तैरती। ये कहाँ पे काम आएगी, समुद्र में। ये समुद्र में काम आएगी, बोट के ऊपर उसको माउंट कर दिया जाता है और वहाँ पे अपना माल उठाती रहती है, काम करने में काम आती रहती है। उसके बाद टेलीस्कोप, जैसे दूरबीन वाली, उसके जो बूम होते हैं आपस में निकलते हैं और घुसते हैं। तो ये सारी की सारी टाइप की क्रेन्स है। आमतौर पर आप समझ लो कि कम से कम 100 तरीके की क्रेन है और 100 तरीके के ही उसके लिफ्टिंग डिवाइसेस हैं। अब वो अलग बात है आप कौन सी साइड पे हैं, लेकिन खतरे सबके अंदर सेम है।
काम करने का तरीका सब में सेम है और सेफ्टी के जो रूल रहेंगे वो सब में सेम रहेंगे, चाहे क्रेन कोई भी हो। उसके बाद क्रेन के हजार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला हजार्ड है ओवरलोडिंग। कौन सा हजार्ड है? ओवरलोडिंग का मतलब वजन ज़्यादा दे देना। मेरी कैपेसिटी 50 किलो की उठाने है, मेरे ऊपर 100 किलो लाद दो, क्या होगा? बैठ जाएगा। ऐसे ही क्रेन भी बैठ जाएगी। उसके बाद क्रेन कोलैप्स क्यों होती है? अनस्टेबल ग्राउंड की वजह से कोलैप्स हो सकती है, इम्प्रॉपर सेटअप की वजह से, या फिर स्ट्रक्चरल फेलियर हो जाए उसकी वजह से भी हो सकती है। स्विंग लोड क्या है? स्विंग लोड क्या है? स्विंग लोड जो है वो इंजरी कर सकता है। स्विंग लोड अगर कोई घूमता हुआ लोड है और आपने ऐसे उठाया, ऑपरेटर का ध्यान फ़ोन में है, ये बीवी का फ़ोन आ रखा है, वीडियो कॉल पे है, तो वो ऐसे लोड देगा, कमांड देगा। होता है ना, कई बार वीडियो कॉल करते हैं, गाने सुनते हैं मस्त, है ना, रिंकिया की बेटा, रिंकिया की बेची, सब कुछ होता है ना, रिंकिया के पापा। फॉलिंग लोड्स, लोड गिर सकते हैं भैया। लोड भी जब आप उठा रहे हो तो लोड भी गिर सकता है। लोड गिरने के भी कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है लोड फेल हुआ हो, या लोड के अंदर ही जो हुक दिए थे वो फेल हो गए हो, या आपका जो वायर रोप स्लिंग है वो टूट गई हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट विद पावर लाइन। पावर लाइन के कॉन्टैक्ट में आ गए तो करंट वैसे ही लग जाएगा। अगर पावर लाइन के कॉन्टैक्ट में आ गए और हैवी क्रेन की कैपेसिटी है और हैवी ही आपकी इलेक्ट्रिकल का सेटअप है, तो कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे? ऐसे नॉर्मल स्टाइल में नहीं जाना एकदम हीरो बन के क्रेन से नीचे उतरते हुए, सीधा जंप करना है और जंप करके ऐसे ऐसे जंप करना ही हो, समझे? उससे क्या रहेगा आपका, जो जब इलेक्ट्रिसिटी जब ट्रैवल करती है ना, तो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों जाते हैं ना, ठंडा गर्म होते हैं ना, इसमें नीचे भी ऐसा ही हो जाता है ठंडा गर्म। अगर कभी गलती से आपका एक पैर ठंडे पे आ गया, एक पैर गर्म पे आ गया, तो गए, तो दोनों पैरों को ऐसे रखना है और जंप करना है धीरे धीरे। उसके बाद में कॉन्टैक्ट विद पावर लाइन हो गया। ऑपरेटर का एरर। ऑपरेटर भी कई बार क्या होता है, या तो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। ज़्यादा कॉम्पिटेंट कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ा सा ही फर्क है ना, है ना, थोड़ा सा फर्क। तो कई बार क्या करते हैं हमारे भाई, दारू पी के आ जाते हैं साइड के ऊपर। अब वैसे ही उनको नहीं चला जा रहा तो क्रेन कैसे चलाएंगे भाई, है ना? और दारू पीने के बाद तो फिर स्टंट लगते ही लगते हैं, और स्टंट लगेगा तो फिर तेजी से काम होगा, फिर स्पीड भी चलेगी, फिर टॉप गियर पे गाड़ी चलेगी फिर, है ना? तो वो टॉप गियर पे गाड़ी ना चले, उसके लिए ऑपरेटर को जो गलतियां हैं वो थोड़ी कम करनी चाहिए भाई। उसके बाद वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन मतलब भाई मौसम का खराब होना। कभी बारिश हो गई, तेज हवा चल गई, बिजली गिर गई, बर्फबारी हो गई। बहुत सारी बर्फबारी तो खैर यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन ऐसे ऐसे खतरे हो सकते हैं, इन खतरों को उसमें काउंट किया जाता है। भाई किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लो भाई, मैं इसी के लिए हूँ इधर। ग्राउंड कंडीशन भाई, ग्राउंड कंडीशन का खराब होना, कीचड़ होना। हमारे यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था ना कीचड़ की वजह से, पता है सब लोगों को, बाद में बताएंगे। एक एक्सीडेंट हमारे इधर भी हुआ था जिसमें कि कीचड़ की कंडीशन थी, आउटरिगर रखा, आउटरिगर बैठ गया और क्रेन कोलैप्स हो गई। तो ऐसे भी केस होते हैं जब ग्राउंड की कंडीशन ठीक ना हो। तो इसीलिए जब ग्राउंड की कंडीशन ठीक ना हो तो क्या करना चाहिए, पहले फुल पैकिंग कर लो, उसके बाद कंपैक्शन करो, उसके बाद आप काम करो। मैकेनिकल फेलियर भैया, जैसे अभी हुआ है रिसेंट में, मैकेनिकल फेलियर में क्या हुआ था, बूम ही टूट गया, या क्रेन का कोई भी होस्ट टूट जाए, पुली टूट जाए, हुक ब्लॉक गिर जाए, सारे के सारे किस में आएंगे भाई, मैकेनिकल फेलियर में आएंगे। उसके बाद विजिबिलिटी इशू। आप काम कर रहे हो, एकदम से बारिश आई, सर्द ठंडा गर्म हुआ और भाप जम गई शीशे के ऊपर, ऐसा होता है ना, सर्दियों में तो खासकर ऐसा होता है। आप ऐसे भी करते हो तो धुआं निकलता है ना, वो धुआं जो निकलता है वो शीशे पे चिपक जाता है भाई, और उसके बाद आपकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो एक साफ कपड़ा आपके कैबिन में हमेशा रहना चाहिए ताकि आपकी विजिबिलिटी जो है पुअर ना हो, आपको साफ साफ दिखाई देता रहे। कम्युनिकेशन फेलियर। कम्युनिकेशन फेलियर क्या होता है, जहाँ पे सब चौधरी हो जाए। सब चौधरी हो जाए मतलब मैं भी खड़ा हूँ, त्रिपाठी साहब भी खड़े हैं, अशोक जी भी खड़े हैं, 1 लाख जी भी हैं, उधर अबरार जी भी आ रखे हैं, एक अरिया बोल रहा है, एक हाफिज बोल रहा है। क्या करेगा भाई ऑपरेटर? ऑपरेटर माथा पकड़ लेगा, भाई तुम ही कर लो आगे, है ना? ऐसा होता है कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन फेलियर इसलिए होता है कि एक आदमी बोल रहा है खींच खींच, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और दूसरा बंदा जो नीचे खड़ा है उसको दिख रहा है भाई तेरा आउटरिगर बैठ रहा है, उसको बोल रहा है रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन वो उसके बोलने पे खींच देगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये कुछ क्रेन के एक्सीडेंट होने के हजार्ड हैं। उसके बाद लोड की रेटिंग गलत होना। जैसे कई बार जो मशीन आती है ना, या कई बार जो इक्विपमेंट आते हैं उन पर लोड रेटिंग का कैपेसिटी रहता है। मान लीजिए कंटेनर आया है, कंटेनर खाली है, खाली कंटेनर का वेट कितना रहता है बोलिए, 4-5 टन, 3 टन, 2 टन पकड़ लो। लेकिन अगर वो भरा हुआ है और उसके अंदर ऑफिस का सेटअप है, 2-3 एसी रखे हुए हैं, 3-4 टेबल रखी हुई हैं, 1-2 सीमेंट का बोरा रखा हुआ है और पानी की एक टंकी रखी हुई है, ऐसा लोड है उसके अंदर, लेकिन आपको पता नहीं है, दरवाज़ा बंद है या फिर स्टोर है वो,
स्टोर का कंटेनर है, वो भरा हुआ है वो, और आप उसको उठा रहे हो, रेटिंग कहीं कैपेसिटी नहीं है, रेट का कहीं पता नहीं है कि कितना इसके अंदर लोड है, तो क्या होगा भाई उस केस में? बोलो, आपने उठाया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुआ, हल्का फुल्का पेंडुलम आया, हल्का फुल्का हिला, और कंटेनर में जहाँ पे लोड ने जर्क मारेगा अंदर, उस टाइम में क्रेन को लेके बैठ जाएगा। ऐसा हुआ था। ऐसा कैसे हुआ? हाइड्रा से वाटर टैंक उठा रहे थे, वाटर टैंक भरा हुआ था, ये बेवकूफ़ों ने क्या गलती करी कि भरा उठाया, बहुत कम कैपेसिटी है यार, इसमें क्या बिगड़ रहा है, 500 टन 500 किलो का तो है ही वाटर टैंक, और मेरी कैपेसिटी तो 1000 टन की है, मैं इसको उठा दूंगा। उसने उठा तो दिया भाई ने, वो जैसे ही वो लगा लर्ज हो गया, पूरी क्रेन लेके बैठ गया। सिर्फ वाटर टैंक इतना रिस्क हो सकता है, इसलिए कहते हैं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में कितना फ़र्क है? एक लाइन के जितना फ़र्क है बस, और उतने में एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये अगर लोड की रेटिंग ठीक नहीं है, कई बार लिखा हुआ आता है, मोटर जो होती है, मशीन की मोटर है, एसी के पार्ट्स हैं, बड़े बड़े जनरेटर, उस पर लिखा आता है 5 टन 2 टन 3 टन लिखा आता है ना, उसको देख के आदमी बता सकता है। अगर नहीं है तो क्या करेगा? पहले उठाएगा, ASLI में चेक करेगा कितना लोड दिखा रहा है, फिर लिखेगा ना, फिर भरेगा ना। लेकिन कई बार चीज़ों को पहचाना जाता है, जैसे इंजीनियर भाई जो है ना, वो पहचान लेते हैं, इतना बड़ा यूगेडर है सर, इतना लोड है इसके अंदर, उसकी कैलकुलेशन निकल आती है सीमेंट से, सरिया से, उसके फार्मूला हैं कि इस फार्मूला का ऐसे, आप इंजीनियर भाई तो निकाल ही सकते हैं ना, क्यों सर? निकाल सकते हैं ना, तो उनको पता रहता है इसमें कितना लोड है, तो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद हैंड सिग्नल्स खराब हो जाए, जैसे वही वाला हैंड सिग्नल, अब खोलने का बोल रहा है, वो आदमी बंद करे जा रहा है बूम को, तो कहीं ना कहीं सेट होगा, टच हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये क्रेन के कॉमन हजार्ड है। इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस में गड़बड़ हो जाना, किसमें? इंस्पेक्शन आप कर रहे हो, एक इंस्पेक्शन होता है फिजिकल, एक आम आदमी खड़ा है बिल्कुल एकदम 6 पैक्स एब्स के साथ में खड़ा हुआ है, एकदम लोंडा, एकदम मस्त मस्टांग, और लोंडा जो है आप उसको एक घूसा मार दो और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाए, आपको तो दिख रहा है एकदम तगड़ा लोंडा है वो, लेकिन पता लगा 10 दिन से डाइट पे था, पानी नहीं पी रहा था, इसलिए नसें चमक रही थी इसकी, और वो गिर गया चक्कर खा के। तो एक होता है फिजिकल इंस्पेक्शन, जो हमको दिख रहा है, दिखने पे तो मस्त लोंडा लग रहा है ना भाई, और लेकिन अंदर कुछ नहीं है, पानी नहीं पी रखा है उसने 10 दिन का, वो गिर जा रहा है, हो रहा है ना ऐसे। तो इंटरनल इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन, और जैसे हम लोगों ने बोला फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, ये इंस्पेक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि एक देखने पे पता लग जाए, एक चीज़ों को खोल के चेक करो, और दूसरा थर्ड पार्टी जो करके जाएगी वो। इस तरीके से आपको चेक करना है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, कब उसकी मेंटेनेंस हुई है। हमारा लॉग शीट भरते हैं ना हम लोग, लॉग शीट में क्या लिखते हैं? ये पार्ट इतनी डेट को चेंज हुआ था, है ना, इसकी सर्विस इतनी तारीख को हुई थी। हम कई बार संडे को कर लेते हैं, कई बार हम लोग प्लान बनाते हैं कि महीने में 1 बार करेंगे या 6 महीने में 2 बार करेंगे, प्लान रहता है हमारा, उसको हमने फॉलो करना है। अगर वो भी सही तरीके से नहीं हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है। अनगार्डेड पार्ट्स, अनगार्डेड पार्ट का मतलब होता है जैसे पंखा है, ये पंखे के ऊपर कोई गार्ड नहीं है, अगर कोई मेरे से लंबा आदमी आ गया तो इसके अंदर उंगली दे के उंगली कटवा सकता है अपनी, है ना, और इंडिया में तो है ही उंगली मान, उंगली करने वाले, है ना। तो आपको ध्यान रखना है अनगार्डेड पार्ट्स में कभी भी उंगली ना करें, उंगली अच्छी जगह पे ही करें तो फायदा करेगी। उसके बाद स्विंग रेडियस, स्विंग रेडियस का मतलब एक आपका लोड घूम रहा है जहाँ पे, उस लोड के अंदर, उस लोड के नीचे, आसपास में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ दिख रही है आपको जो टच हो सकती है तो उसके पहले ही बैरियर लगा दो। एक टावर क्रेन के साथ हुआ था, टावर क्रेन लोड उठा रही थी और आगे हाई टेंशन वायर थी, तो लोड था वैसे तो बहुत दूरी थी, लेकिन जो लोड था वो सरिये का बंडल था। सरिये का बंडल कितना रहता है? हाँ, 12 मीटर रहता है। और हम लोग जो बोलते हैं ना क्रेन से डिस्टेंस बनाया जाए, वो हम लोग बोलते हैं कि 10 फीट का आप डिस्टेंस मान के चलो, तो हमने इतना डिस्टेंस दे दिया, उसने जैसे ही बंडल घुमाया वहीं पे पकड़ लिया, वहीं पकड़ लिया, क्रेन कोलैप्स, आग लग गई। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो रेडियस को चेक करना है, एक ही आदमी को चेक नहीं करना है। ये किसको चेक करना है भाई? ऑपरेटर को, बोलो, ऑपरेटर को चेक करना है। ऑपरेटर को तो अंदर का दिखेगा ना भाई। ऑपरेटर, जैसे यहाँ मैं ऑपरेटर हूँ तो मेरे पास में ना कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो डार्क एरिया होते हैं। कैसे एरिया होते हैं बोलो? जो मेरे को दिखाई नहीं देते। अब मैं, मेरे पीछे तो आंखें नहीं है ना भाई, तो ये एरिया तो मेरा रह गया। मैं ऐसे देख पाऊंगा तो यहाँ तक देख पा रहा हूँ जहाँ तक मेरे हाथ है, या इतना जा सकता हूँ जब पूरी गर्दन मोड़ दूँ मैं। ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी गर्दन ऐसे मोड़ के देखूंगा, देख पाऊंगा क्या? तो इसको बोलते हैं डार्क जोन। ऑपरेटर की डार्क जोन होती है, अगर आप वैसे खड़े हैं ना तो इधर भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन कैबिन के अंदर ऐसा नहीं होता ना भाई। कैबिन के अंदर होता है क्या ऐसा? तो कैबिन के अंदर ऑपरेटर के लिए कई सारे डार्क जोन होते हैं। कौन से जोन होते हैं भाई?
उस डार्क जोन में अपने को ध्यान देना है, उसको रीगर की हेल्प लेनी है, और रीगर के हाथ में हमेशा एक सीटी जरूर रहनी चाहिए। जैसे ही गड़बड़ होती देखिए सीटी मारो, तुरंत रोक दो ऑपरेशन को। और ज़्यादा लोगों को नेता नहीं बनना है, जितने ज़्यादा आदमी रहेंगे उतने एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका स्विंग एरिया को कंट्रोल करने का तरीका। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? ज़्यादा ऊपर से तो नहीं जा रही है ना, लेवल में है ना अपने? ओके। उसके बाद में पावर लाइन के ज़्यादा क्लोजली काम करना। जैसे हमने कैसे बोला था, अगर 10 हम लोग बोलते 10 फीट का डिस्टेंस रहना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ऐसे एरिया को बचाने के लिए बम्बू लगा रहते हैं, बल्ली या फिर बांस का जो डंडा रहता है ना वो लगा रहते हैं, उसके ऊपर ग्रीन नेट लगा रहते हैं। मान लीजिए गलती से कोई लोड आ गया तो उसमें टच होकर रह जाएगा, हमको पता लग जाएगा, उससे 10 फुट दूर पहले ही गैप बना दो। एक थंब रूल है वो, एक कि हाँ भाई इतने फीट की दूरी तो आपने रखनी ही रखनी है। उसके बाद में इम्प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट क्या होता है भाई? जो धुआं निकल रहा है वो जो पुरानी क्रेन्स होती हैं उसमें क्या होता है, आप जब चेक करते हैं, मैं और साहब गए थे इंस्पेक्शन के लिए, तो भड़र भड़र हो रहा था और धुआं भी मतलब बिना ही काम के धुआं निकल रहा था। अभी खाली आगे पीछे करने हैं बूम को तब भी धुआं निकल रहा था। तो ऐसी जो मशीन्स होती है उनसे सावधानी बरतनी है, और उससे जो धुआं निकल रहा है वो किसी के घर में तो नहीं जा रहा है, या ऐसी जगह पे तो नहीं आ रहा है जहाँ पे आपकी लेबर खड़ी है या आपका स्टाफ खड़ा है, तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो उसको ध्यान रखें, एग्जॉस्ट की पोजीशन क्या है उससे बच के रहें। उसके बाद शटर्ड विंडोज़, ऐसी जो विंडोज़ हैं जो टूटी फूटी हैं या जिनके अंदर डेब्रिस गिरा हुआ है या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसका ध्यान रखें स्पेशली। रिंकिया के पापा रुक जाओ थोड़ा सा, अच्छा अच्छा। उसके बाद नो स्टेप्स और गार्ड रेल वॉकवे। आप जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे, जैसे ये एरिया है इस पे हम चलेंगे तो गिर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि रेलिंग नहीं है। ऐसे ही क्रेन पे भी कई सारे पार्ट ऐसे होते हैं, जैसे आप ऊपर आएंगे तो वो जो एरिया है वहाँ पे कई बार रेलिंग रहती नहीं है, तो उस एरिया में ध्यान रखना है स्पेशली। बूम एंगल के इंडिकेटर, जो बूम एंगल के इंडिकेटर हैं वो अगर आपके पास नहीं है तो आपको पता ही नहीं लगेगा कितना बूम चला गया है पहले तो ऐसे दिखाई देते थे, वो घड़ी के कांटे की तरह होते थे, ये इतना आपका बूम एंगल है। लेकिन आजकल बायोमेट्रिक हो गया है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई, तो दिखता है आपको, डिस्प्ले में दिख जाता है कि आपका इतना यहाँ तक आप पहुँच रहे हो। आउट ट्रिगर को प्रयोग में ना लाना, ये भी एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। कई बार हम लोग हाइड्रा पे कर देते हैं, आजकल तो हाइड्रा में भी दे दिए हैं आउट ट्रिगर की, पता है ये कांड जरूर करेंगे ये लोग, तो पहले ही आउट ट्रिगर दे दो इनको, कांड से बचे रहेंगे, होता है ना ऐसा। तो आउट ट्रिगर से हमको क्या मिलता है, और ज़्यादा स्पोर्ट मिलता है। क्या मिलता है भाई? तो उसको यूज़ कर लिया करो मेरे दोस्तों। उसके बाद प्लानिंग कैसे करेंगे भाई, जब आप कोई काम करने वाले हैं, आज आपने लिफ्टिंग का काम करना है तो उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे, लोड को असेस करेंगे, लोड है क्या। उसके बाद में वेरीफाई करेंगे कि जो उसकी वेट और डायमेंशन है उसके हिसाब से उसका वेट निकल रहा है, ये इंजीनियर भाई बताएंगे हमारे। उसके बाद डिटरमाइन करेंगे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। अब ये पानी की बोतल देना जरा मेरे को। अब देखिए, अगर कोई लोड ऐसा है जिसमें कोई लिक्विड है तो इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती रहेगी भाई। क्या होगा बोलो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? जो बीच में आए। अब ये चीज़ एक नॉर्मल है, ये चीज़ नॉर्मल है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही रहेगी। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा भाई, वो चेंज होगी। तो आपको उसको देखना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इंश्योर करना है कि लोड प्रॉपरली सिक्योर्ड है और रिग्ड है। अब हमारे जो कई रीगर भाई भी होते हैं ना, वो भी ट्रेंड नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक रस्सा लेते हैं, ऐसे घुमाते हैं, यूँ फंसाते हैं, हाँ चलो हो गया काम, दूसरा लिया फिर चलो हो गया काम, खींचो। कई सारी गांठें ऐसी होती हैं जो जितना खींचेंगी उतनी ज़्यादा मजबूत होंगी, लेकिन कई सारी गांठें ऐसी होती हैं हल्का सा खींचोगे तो खुल जाएगी। बोलो हाँ कि ना? नाड़े की गांठ कैसी होती है? एक गांठ एक तरफ से खींचोगे तो खुल जाएगी, एक तरफ से खींचोगे तो फंस जाएगी। ऐसे ही अगर अनट्रेन्ड रीगर हैं तो वो नाड़े की गांठ वाला हाल हो जाता है भाई, फिर खोलते रहो, फिर दूसरा किसी को बोलो भाई खोलना, है ना, या फिर उसको काटो। मजाक की चीज़ है, मजाक की बात है, लेकिन सीरियस है। जब हम लोग रिगिंग करते हैं और हमको रिगिंग नहीं आती है, उल्टी सीधी गांठ लोड को बर्बाद कर देती है, आदमी की जान ले लेती है भाई। हमारी एक साइड के ऊपर ऐसा ही कांड हुआ था। हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर स्कैफोल्डिंग बनाना था, ऊपर थोड़ा बहुत काम था रिपेयरिंग का, तो स्कैफोल्डिंग का पाइप उठा रखे थे स्कैफोल्डिंग के 2 ही पाइप थे, खाली 2 पाइप थे। तो किसी ने भी सोचा नहीं कि लेंगे, एक काम करते हैं इससे खींच लेते हैं, हाथ से रस्सा बांध के खींच लेते हैं। अब जो रीगर भाई थे उनको पता ही नहीं था, उसने खींचा बेचारे ने, और जैसे ही लोड ऊपर गया हल्का सा झटका लगा, टप से खुल के जो नीचे आदमी खड़े थे गए। एक आदमी की स्पॉट डेथ। इसलिए गलती नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है भैया गांठ के अंदर। जब भी आप कभी गांठ मारो तो पहले 4 बार खींच के चेक कर लो, खुलने वाली तो नहीं है ये।
कभी ऐसी तो नहीं मारी है जो खींचूंगा तो खुल जाएगी। ध्यान रखो भाई, इसका मजाक में लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्रेन के इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन, चेक कीजिए लोड की कैपेसिटी क्या है। क्रेन की भी कैपेसिटी होती है ना, जैसे हाइड्रा की कैपेसिटी है, कितना टन है, क्रेन की, गेंट्री की, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, उसकी कैपेसिटी चेक कीजिए। अगर ज़्यादा आ रही है तो बोल दो बॉस नहीं होगा काम, दूसरी क्रेन मंगाओ। लेकिन हमारे लोग तो क्या बोल रहे हैं, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बुलाऊं दूसरे ऑपरेटर को, कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भैया बुलिंग बोलते हैं इसको, किसी भी आदमी को आप अननेसेसरी परेशान करते हो, बहुत गलत चीज़ है। अगर कोई ऑपरेटर भाई बोल रहा है ना कि सर इसमें गड़बड़ हो सकती है, आप थोड़ा ध्यान दे लो, तो ध्यान दो भाई उसकी बात पे, क्योंकि वो उसको पता है वो क्रेन को रोज़ चलाने वाला बंदा है। उसको ये करके